पढ़ना है गाउस थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। पिछले जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनेशंस, इंस ऑन पोजीशन पे इंटेंसिटी निकालना, ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन इंटेंसिटी निकालना, कूलम्ब्स लॉ, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज मुझे पढ़ना है गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम क्या होती है? गाउस थ्योरम को रियल में 1777 टू 1855 के मिड में कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने दिया था। कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने किन्होंने दिया था? कार्ल फ्रीडरिच गाउस, इन्हीं के नाम पे आधार पे से गाउस थ्योरम के नाम से हम जानते हैं। एक्चुअल में गाउस थ्योरम है क्या, किसके लिए होती है? किसी बंद सरफेस, मान लीजिए कोई बंद सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज रख दिया जाए, कोई आवेश, कोई चार्ज, तो उस पे हमें क्या, उसमें जो विद्युत फ्लक्स है वहां से उसके में जानकारी मिलती है कितना उसमें विद्युत फ्लक्स है। तो गाउस एप्लीकेशन पढ़ने से पहले कुछ बातें मुझे जानना जरूरी है, उसको आप जान लें। पहली बात ये कि क्या एरिया, क्षेत्रफल, क्या सदिश क्षेत्रफल मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? मतलब क्षेत्रफल क्या सदिश राशि है या अदिश? तो क्षेत्रफल जो है सदिश राशि है। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटीज एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लीजिए पूरा सरफेस हो गया, अभी मैं बोल दूं इस सरफेस, इस पूरे एरिया की हमें डायरेक्शन करना, तो क्या करना होगा? क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज है? यदि हाँ, यदि वेक्टर क्वांटिटीज है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन इसकी क्या होती है? एरिया इज वेक्टर क्वांटिटीज एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये क्या है? सदिश राशि है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? क्षेत्रफल के लंबवत, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल क्या है? सदिश राशि है। क्षेत्रफल सदिश राशि है और इसकी जो डायरेक्शन है, एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस मतलब पृष्ठ के लंबवत होती है। ये बेसिकली दो प्रकार से आप जानते हैं, समतली और वक्री। जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो बेसिकली समतली हो सकता है या वक्री हो सकता है। फिर इसके बाद हमें दूसरी बात जानना जरूरी है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बेसिकली हम फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई क्यों? ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए शो करता है। अब यही बात ये मैग्नेटिक फील्ड पे निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या इसको डिनोट करेंगे? बी डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे फाई बी। पर फिर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालना है, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा फाई ई। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र से, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने आपको बताया था कि किसी आवेश के, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके इफेक्ट का अनुभव, मतलब उसके बल का अनुभव कोई दूसरा एकांक परीक्षण धनावेश करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, अब इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं जो होती हैं, मान लीजिए ये हमने कह दिया भाई यहाँ से कोई डीएस अल्प पृष्ठ है, ये हो गया आपका ई, लंबवत गुजरे, परपेंडिकुलर, मतलब आप ऐसा समझें कि लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। इस केसेस में आप देख सकते हैं डीएस, यहाँ पे जो एंगल बने थीटा, मतलब आपको क्या समझना है कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी जगह इक्वल होती है। यदि मैं यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म लेता, असमान लेता, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसे भी डिफरेंट हो जाती। तो मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे समझना है कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं, मतलब इसके परपेंडिकुलर सरफेस, हमने आपको बताया था क्षेत्रफल कैसी होती? सदिश राशि होती है। तो किसी पृष्ठ से लंबवत, विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली, मान लीजिए ये पूरा सरफेस हो गया, ये इतना सरफेस, अब यहाँ से लंबवत गुजरने वाली, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो है वो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को कहाँ से डिनोट करते हैं? फाई ई से, ठीक है।
विद्युत फ्लक्स जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E डॉट ds, मतलब क्या, जो विद्युत फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। अब E डॉट ds तो आपको पता है A डॉट B बराबर AB cos थीटा, ठीक है। वेक्टर एनालिसिस से आप पढ़ते हैं E डॉट ds cos थीटा, तो फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ds cos थीटा, E डॉट ds cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम कहाँ पे होगा, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मतलब क्या, जब थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री पे हो जाए तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या हो जाएगा फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds। दूसरा केस, सेकेंड केस आप देख लें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो थीटा cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आप पाएंगे फाई E इज इक्वल टू 0। मतलब 90 डिग्री पे वैल्यू इसकी मिनिमम होगी और 0 डिग्री पे जो इसकी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम। मतलब आप कह सकते हो कि यदि विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है cos थीटा के समांतर हो, मतलब 0 डिग्री का क्या मतलब समांतर हो, और 90 डिग्री का क्या मतलब परस्पर उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब लंबवत हो। सॉरी 90 डिग्री का मतलब चूंकि लंबवत गुजरने वाली बल रेखाएं हैं तो इसके समांतर ये 90 डिग्री का मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा विद्युत बल रेखाएं हैं वो अभिलंबवत गुजरती है, तो अभिलंबवत गुजरने का मतलब किसी फेस पे तो 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मिनिमम। अब जब ये परपेंडिकुलर, चूंकि ये लंबवत गुजरने वाली और ये 0 डिग्री पे है, तो 0 डिग्री एंगल क्रिएट करने का मतलब क्या, ये इसकी कैसा हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब जब परपेंडिकुलर के केसेस में होगा तब हमारी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और यदि वो पैरेलल के केस में है, समांतर की स्थिति में है, विद्युत बल रेखाएं थीटा एंगल में बात कर रहा हूँ इसके विद्युत बल रेखाओं की संख्या के, तब इस केस में आप क्या बोलोगे ds जो है तो क्या हो जाएगा मिनिमम, और इस केस में मैक्सिमम। मतलब आपको समझना है कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा, और जब 90 डिग्री पे होगा तो मिनिमम होगा। अर्थात 90 डिग्री पे जो बनने वाला समतल वो मतलब पैरेलल होगा, और ये कैसा होगा परपेंडिकुलर। 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होगा, और 90 डिग्री पे कैसा होगा पैरेलल होगा। अब आप इसकी यूनिट्स देख लें, मात्रक देख लें, तो फाई इज इक्वल टू E ds। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और ds मतलब एरिया मतलब लेंथ इंटू बिट, मतलब लेंथ मतलब मीटर, बिट मतलब मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू इंटू मीटर स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आप इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकाल दें तो न्यूटन क्या होता है mL/-2, और मीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलम का क्या हो जाएगा अपॉन 80। तो इसकी यूनिट निकल के आई वो क्या आ जाएगी m3L/-2 अपॉन, सॉरी 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, मतलब 3 और 8। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, हमने पढ़ा एरिया क्या है, एरिया वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज है आपने तो निकाल दिया भाई 6 इकाई 7 इकाई कितना भी उसका मैग्नीट्यूड एरिया निकल के आया, आपने बता दिया। तो क्या उसकी डायरेक्शन, जी हाँ उसकी डायरेक्शन है, मतलब क्या होगी उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब सरफेस के पृष्ठ के क्या होगी लंबवत होगी। अब आपने पढ़ना क्या विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से या किसी विद्युत क्षेत्र से पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं विद्युत फ्लक्स को क्या बोलते हैं फाई। इसलिए करते हैं फाई E डॉट ds, मतलब फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब E डॉट ds इज इक्वल टू फाई E। अब चूंकि डॉट बी और cos थीटा, यहाँ पे हमें मिनिमम मैक्सिमम
ये इसकी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हम चर्चा करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम किसके लिए होती है? किसी बंद पृष्ठ के लिए होती है। गॉस थ्योरम में मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, अब उस बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज उपस्थित है, बंद पृष्ठ गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी बंद पृष्ठ किसी क्लोज सरफेस से गुजरे। सपोज दैट मान लीजिए एक बिंदु ये O है, यहाँ पे एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर ये मान लीजिए क्लोज सरफेस हो गया। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। एक हमने यहाँ पे अल्प पृष्ठ ds की कल्पना कर ली, एक अल्प पृष्ठ ds की हमने कल्पना की है। अब आप देख लो, माना किसी बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, मान लीजिए एक प्लस Q आवेश यहाँ पे रखा हुआ है और ये पूरी तरह से क्लोज है, इसके सारे और ये एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर गुजरने वाला जो किसी बंद पृष्ठ से अंदर गुजरने वाला संपूर्ण आवेश, यदि ये प्लस Q है और ये क्लोज सरफेस है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यही चीज मुझे फाइंड करना। यही चीज कार्ल फ्रीडरिच गास ने 1757-1855 के एक्सपेरिमेंट द्वारा उन्होंने इस थ्योरम के आधार पर दिया था। अब इसका स्टेटमेंट क्या होता है, गास प्रमेय क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, क्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अर्थात आप देख लें किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, हम क्या लिख पाएंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मतलब क्या, फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/ε0 इंटू Q। यहाँ पे Q चार्ज उपस्थित है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अर्थात फाई ई, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही हमारी गॉस थ्योरम है। E डॉट ds बराबर क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। सरफेस इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि जो पूरा हमारा, इसको हम क्लोज सरफेस भी बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि जो हमारा पृष्ठ है वो टोटली कैसा है, क्लोज सरफेस है, इसलिए हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, एक बार स्टेटमेंट आप और सुन लें इस गॉस थ्योरम का, कि किसी बंद पृष्ठ से, ये टोटल सरफेस मेरा क्लोज है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही हमारी क्या है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। एक बार फिर से आप सुन लें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds 1/ε0 इंटू Q। तो इसको मैं ऐसा भी आगे लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q/ε0 गुना होता है। अब यदि मान लीजिए एक बिंदु O है, O पे प्लस Q आवेश स्थित है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। मतलब एक बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी, और एक बिंदु O है, O पर प्लस Q आवेश स्थित है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब इस चार्ज O को घेरे हुए एक अल्पपृष्ठ ds दी है, तो पहले मुझे बताना है एक बिंदु O है और से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
ये क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, स्मॉल r दूरी पर जहाँ पे एक प्लस q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से इस पॉइंट की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। अब मुझे बताना है कि एक अल्प पृष्ठ ds, हमने एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना की कि इसको घेरे हुए चारों तरफ से, इस चार्ज को घेरे हुआ मतलब क्लोज करके। क्यों? क्योंकि मेरी गॉस थ्योरम होती, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि गॉस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है किसी बंद पृष्ठ के अंदर, मतलब जो हमारा सर्फेस है वो कैसा होगा, क्लोज। तो मैं इस चार्ज को घेरे हुए एक पृष्ठ की कल्पना करता हूँ और जिसमें एक अल्प पृष्ठ ds है। तो अल्प पृष्ठ ds जो है वो क्या है, उसकी जो डायरेक्शन है वो OP की ओर डायरेक्शन है, मतलब जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन है वो OP की ओर, मतलब जो हमारा अल्प पृष्ठ ds की हम कल्पना करते हैं। ठीक है, अल्प पृष्ठ ds, मैं मानता हूँ कि अल्प पृष्ठ ds है तो संपूर्ण पृष्ठ एक घासी पृष्ठ की तरह है। ठीक है, जिसका अल्प पृष्ठ क्या है, ds है। अब मैंने माना कि यहाँ से एक बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P। ठीक है, अब इसकी जो डायरेक्शन है वो OP की ओर होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, OP की ओर होगी। तब अल्प पृष्ठ, अतः अल्प पृष्ठ या क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब मुझे क्या बताना है, अतः ये किस में था, यहाँ पे था कि बिंदु P पर गुजरने, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्या है, अतः क्षेत्रफल, अतः क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, d फाई e। क्योंकि यहाँ पे मुझे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अब मुझे एक अल्प पृष्ठ ds के चलते निकालना है, इसलिए मैं लिखूंगा d फाई e, d फाई e। तो d फाई e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e डॉट ds, e डॉट ds। तो अगले केस में इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, e डॉट ds को a ds cos थीटा, e ds cos थीटा। अब क्योंकि जो ds की डायरेक्शन है, ds की डायरेक्शन वो OP के अकॉर्डिंग है, मतलब OP दिशा में है, तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा OP की दिशा में ds की डायरेक्शन से, मतलब यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू, d फाई इज इक्वल टू e डॉट ds cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो d फाई e इज इक्वल टू e डॉट ds, e डॉट ds। अब हमें क्या करना है, इस पेज में समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दूं तो समीकरण 1 से जो हमने वैल्यू प्राप्त की है e की, वो यहाँ पे पुट करूं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से e के मान को रखने पर, जैसे हमने पुट किया तो d फाई e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ds, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि अभी d फाई e निकल आया, अब मुझे क्या करना है, ये अल्पांश पे था, अब इस अल्पांश का में संपूर्ण पृष्ठ पर निकाल देना है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ पर। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अतः गोले से, इस पूरे सरफेस से, अतः गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, अतः गोले से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, मतलब क्या मुझे निकालना है, फाई ई। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई, डी फाई ए। अब मुझे क्या करना है,
इस समीकरण 3 से प्राप्त डी फाई ई के मान को रखने पर देख लें। समीकरण 3 से प्राप्त डी फाई ई के मान को रखने पर जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो आप देख लो फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई। तो डी फाई ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ds। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और क्यू अपॉन आर मतलब ये पूरी चीज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल होगा नहीं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो बचेगा क्या फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस इंटीग्रल ds। आज में जो ds है सरफेस इंटीग्रल ds ये क्या है गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, मतलब जो गोला गासी पृष्ठ की तरह है, गासी सरफेस है, तो ये क्या हो जाएगा जो सरफेस इंटीग्रेशन ds है वो गासी पृष्ठ अर्थात इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है। तब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ परंतु सरफेस इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds है वो क्या है ये पूरे गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन ds इक्वल टू गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है इस पे यहाँ पे सारी वैल्यू मुझे पुट करना है, अर्थात फाई ई यहाँ पे हमने क्या किया ds की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट करी, परंतु इतना हमने बता दिया। अब हमने वैल्यू पुट करी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप देख लो 4 पाई ए आर स्क्वायर ये कैंसिल, तो अपने पास बचा क्या फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है यही गास प्रमेय। इसके लिए जब इसका माध्यम वायु निर्वात हो कोई के कांस्टेंट का परावर्तन भर दिया जाए तो यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है गास थ्योरम। अब इसी गास थ्योरम की मदद से हम कूलॉम का नियम भी प्रूव कर सकते हैं इसके एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये संपूर्ण आपकी क्या हो गई गास थ्योरम। ठीक है, अब मुझे यहाँ से पढ़ना है गास एप्लीकेशन। गास थ्योरम ने सीख ली, गास थ्योरम क्या होती है, गास एप्लीकेशन मुझे सीखना है। गास एप्लीकेशन मतलब गास विद द हेल्प ऑफ गास थ्योरम, मतलब गास थ्योरम की सहायता से मुझे कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ना है। कूलॉम लॉ क्या होता है वो आप देख लीजिए। अभी तुमने गास थ्योरम पढ़ी, अब गास थ्योरम के उपयोग से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति आपको करना है। आप देख लें गास थ्योरम के नियम से कूलॉम की व्युत्पत्ति कैसे करनी। अच्छा, इस तरह रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख लीजिए। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन आप देखें कि दो कूलाम आवेश यदि वायु निर्वात में स्थित है, 2 कूलाम आवेश कितना 2 कूलाम आवेश यदि वायु या निर्वात पर स्थित है, एक 2 कूलॉम आवेश वायु निर्वात पर स्थित है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या आपको विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब 2 कूलॉम आवेश वायु निर्वात पर स्थित है तब उस पर विद्युत फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब विद्युत फ्लक्स कितना होगा।
तो आप देख लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा फाई ई, तो फाई ई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही लिखा हुआ है इंटू क्यू, क्यू मतलब चार्ज, ठीक है। तो कितना हो गया फाई ई इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई, तो 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इतनी होती है और इंटू 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, आप इसको काउंट कर लें तो फाई इज इक्वल टू 4 टू द 8, 9 टू द 72 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और इसका आप मल्टीप्लिकेशन करना है जितना है तो उसको आप फाइनली आंसर लिख दें, ठीक है। अब आप और देख लो, अब आप मुझे क्या करना है, गास थ्योरम से मतलब गास प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो आप देख लो गास प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, गास प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, डिराइव्ड ऑफ कूलाम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गास थ्योरम, आप ऐसे बोल सकते हो कि गास के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। मान लीजिए एक यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ से एक प्लस का आवेश रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक चारों तरफ क्लोज सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे बंद पृष्ठ P है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। यहाँ पे आपने मान लिया कि एक ds क्या है, अल्प पृष्ठ, ये पूरा हमने मान लिया कि क्या है, अल्प पृष्ठ ds, ठीक है। हमने कहा माना एक बिंदु O है, O से O प्लस का आवेश रखा है, माना एक बिंदु O है, O प्लस का आवेश रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं जिससे ये संपूर्ण पृष्ठ जो है, संपूर्ण पृष्ठ गासिक पृष्ठ की तरह कार्य करता है, हम ऐसा इसको मानते हैं, ठीक है। तब हम लिखेंगे कि इस पृष्ठ से मतलब अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स इससे पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो फाई E इज इक्वल टू E डॉट ds, E डॉट ds, क्योंकि E और ds ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर पैरेलल है, E और ds यहाँ से आप देख सकते हो। तो हम अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू E ds cos थीटा, परंतु थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, क्योंकि E और ds, ये जो E और ds से पैरेलल है, मतलब एंगल क्रिएट, मतलब जो बीच में वाला एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन, इसको हम माने पूरा सरफेस इंटीग्रेशन तक के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। ये चूंकि सरफेस इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि पूरा सरफेस पूरा क्लोज है, तो इसलिए क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन हम इसको मानते हैं, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। अब आपको पता है E जो E है कांस्टेंट, वो बाहर, तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन ds। अब आपको पता है कि अभी गास थ्योरम में मैंने पढ़ा है कि सरफेस इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या होता है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल या ग्रासी पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ये क्या होता है, गोले का संपूर्ण
क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। अब आप देख लें गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो फाई ई इज इक्वल टू ई और 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। परंतु गॉस प्रमेय से यदि मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं, परंतु गॉस प्रमेय से क्या होता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप देख लें समीकरण 1 और 2 पे LHS बराबर तो RHS ऑलरेडी इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर दोनों साइड्स बराबर है इसलिए, तो ई में बचाऊँ तो 4 पाई इधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, या इसी को मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या आ गया ई, इक्वेशन नंबर 3। अब यदि मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, परंतु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन Q, इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है। तो यदि मैं F निकालूं तो Q इधर चला आएगा, तो इस केसेस में मैं क्या लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू ई क्यू, F इज इक्वल टू ई क्यू। इसको मैं समीकरण नंबर 4 दे सकता हूँ, F इज इक्वल टू ई क्यू, ठीक है। अब ई की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो F इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि मैं इसको Q0 मान लूँ, क्योंकि ताकि Q ये Q और ये अपने को समझ में आए, तो क्या हो जाएगा Q0, ठीक है। सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे मैं 4 पाई आर स्क्वायर भी लिखूँ, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब इस Q को इधर मैं कर दूँ तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यही अपना क्या है कूलाम का नियम, ठीक है। आगे मात्रा जोड़ दें, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इन दोनों का इक्वल टर्म्स, तो इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को ट्रांसफर करके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू F1Q, तो चूंकि कूलाम क्या है, दो आवेशों के ऊपर लगने वाला बल बताता है, मुझे F निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स इक्वल टू Q इधर आ जाएगा तो EQ। अब E की वैल्यू कितनी है, की वैल्यू यहाँ पुट करी तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमने Q0 को एक साथ टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, कम्युनिकेटिव या कम्युनिकेटिव नियम पालन करता है, तो फोर्स F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या है कूलाम्स लॉ, यही क्या है कूलाम का नियम, मतलब कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, मतलब गॉस प्रमेय की हेल्प से कूलाम नियम की व्युत्पत्ति, ठीक है। अब यहाँ यदि माध्यम यहाँ पे कांस्टेंट, यदि कोई प्रवर्तक माध्यम भर दिया जाए तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन आर स्क्वायर है।